हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पशुओं के आवास प्रबंधन और आहार प्रबंधन के बारे में बात कर ली थी। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे प्रजनन जो प्रबंधन होता है पशुओं में, जो विभिन्न प्रकार की प्रजनन संबंधी क्रियाएं, इनब्रीड आउटब्रीड की बात कर लेते हैं। वे कैसे उनमें प्रजनन की क्रियाएं करवाई जाती है, कैसे नेचुरल उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर आर्टिफिशियली तरीके से अपन कैसे पशुओं में प्रजनन की क्रियाएं करवा सकते हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आप फटाफट से जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए आज अपन बात करते हैं पशुओं में प्रजनन प्रबंधन। देखो, प्रजनन एक तो अपन नेचुरल प्रजनन की बात कर लेते हैं। तो नर और मादा को दोनों में क्या करवाया जाता है, निषेचन की क्रिया करवाई जाती है, जिसको अपन प्राकृतिक प्रजनन की क्रिया भी कह सकते हैं। कुछ क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रियाएं भी करवाई जाती है, जिसमें अपन करते हैं सीमन का यूज करते हैं, केवल उसमें नर पशु का यूज ना करके उसके सीमन का यूज किया जाता है और पशुओं में जो मादा पशु है उसमें प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अपन आज। हाँ देखो, पशुओं में प्रजनन प्रबंधन। पशुओं में प्रजनन प्रबंधन की अपन ने बता दी दो विधियां, एक तो नेचुरल और एक हो जाएगी आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल मेथड में आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये मादा गाय है और मादा गाय के साथ जो नर सांड है उसका क्या करवाया जा रहा है भैया, रिप्रोडक्शन की क्रिया करवाई जा रही है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करवाया जा रहा है, जिसके उपरांत पशु जो मादा पशु है वो क्या हो जाता है, गर्भित हो जाता है। क्लियर। तो देखिए इसमें ये अपनी मादा पशु है और मादा पशु के साथ जो नर सांड है उसका क्या करवाया जा रहा है भैया, सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया जा रहा है, जिसके कारण जो मादा पशु है उसको गर्भित करवा दिया जाता है। ये अपना क्या है, नेचुरल जो अपन बात करें जो प्रजनन की क्रिया है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो आमतौर पर अपन अपनाते हैं। क्लियर। देखो, नर व मादा आपस में समागम या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही है, आप अच्छी तरीके से देख रहे हो और इसको अच्छी तरीके से सब समझते भी हैं। इस विधि में एक वर्ष में एक सांड द्वारा 80 से 100, एक वर्ष में, ये अच्छी तरीके से याद रख लेना, एक वर्ष में 80 से 100 मादा पशुओं को प्रजनित या गर्भित करवाया जा सकता है एक सांड के द्वारा। अपन बात करें अगर नेचुरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, प्राकृतिक विधि में बात करें, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा अगर अपन बात कर लेते हैं, तो एक नर सांड के द्वारा या नर पशु के द्वारा 80 से 100 मादा पशुओं को क्या करवाया जा सकता है, गर्भित करवाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा अपन ये बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें अपन को पता है कि अपन क्या करते हैं, जो पशुओं का सीमन होता है उसको स्टोरेज कर लिया जाता है। स्टोरेज करने के पश्चात उसका प्रयोग एक पिचकारी के रूप में पशु की जो योनि होती है, मादा पशु की जो योनि होती है उसके अंदर छोड़ा जाता है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम योनि विधि या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया कहते हैं। इसमें नर पशु का केवल सीमन काम में लिया जाता है, नर पशु को प्रयोग नहीं किया जाता, फिजिकली उसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखो, मादा पशु के हीट में आने पर विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है। इस क्रिया में देखो अपन इसमें दो विधियां काम में लेते हैं, एक तो वेजाइनल स्पेकुलम जो अपन भेड़ बकरी में काम में लेते हैं और एक काम में लेते हैं अपन वेजाइनल रेक्टोपाल्पेशन की विधि काम में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, गुदे में हाथ डालकर मेन जो जननेंद्रिय हैं उनको छूकर क्या किया जाता है, नीचे योनि में पिचकारी के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, सीमन छोड़ा जाता है। इस विधि में एक नर पशु द्वारा एक वर्ष में 1000 से 2000 गायों को प्रजनित करवाया जा सकता है या गर्भित करवाया जा सकता है। इसमें अपने जो नेचुरल मेथड था उसमें अपन केवल 80 से 100 गायों को गर्भित करवाया जा रहा था, जबकि जो अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इस विधि में अपन एक नर का प्रयोग करके एक वर्ष में 1000 से 2000 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। तो ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड्स रहेगा। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, ये जो क्रिया की जा रही है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया है। अपन ने नेचुरल भी देख लिया था और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आप देख सकते हो, जिसमें एक हाथ देखो इसका रेक्टम पाल्पेशन में मतलब गुदा में हाथ डाला हुआ है और दूसरे हाथ से ये पिचकारी के द्वारा जो जननेंद्रियां हैं यहाँ पे इसने वीर्य सेचन की क्रिया कर दी या इसमें क्या कर दिया भैया, सीमन को छोड़ दिया गया है, जो अब क्या हो जाएगी, पशु गर्भित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसमें नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्लियर बताया जा सकता है। यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि भैया प्राकृतिक विधि के द्वारा 80 से 100 मादा पशुओं को एक वर्ष में गर्भित करवाया जा सकता है, तथा जो कृत्रिम योनि विधि या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि की अगर अपन बात कर लेते हैं तो उसमें एक वर्ष में एक नर पशु के द्वारा 1000 से 2000 मादा पशुओं को गर्भित करवाया
जा सकता है। क्लियर, बता सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं सन 1322 अरब के एक सरदार द्वारा घोड़ी पर किया गया था। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था सबसे पहले 1322 में अरब के एक सरदार द्वारा घोड़ी पर इसका प्रयोग किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम 1780 में स्पेलेंजी वैज्ञानिक ने इटली में कुतिया पर इसका प्रयोग किया था। किस पे किया था भैया? कुतिया पर इस विधि का प्रयोग किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में 1939 में स्थापित किया गया था और किसके द्वारा? डॉक्टर संपत कुमरान के द्वारा किया गया था। क्लियर, बता सकते हैं अच्छी तरीके से। ये डाटा है तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो पुराने अपने पूछे जा सकते हैं। ओके, 1322 अरब के एक सरदार द्वारा घोड़ी पर प्रयोग किया गया। 1780 में स्पेलेंजी वैज्ञानिक के द्वारा इटली में कुतिया पर प्रयोग किया गया और भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में 1939 डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। क्लियर, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से, इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा 1943 में इलाहाबाद में भैंस के बच्चा प्रथम पैदा हुआ था। इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा पहली बार 1943 में इलाहाबाद में भैंस के बच्चा पैदा हुआ था। किसके द्वारा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्रिया के द्वारा। कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया के निम्न चरण, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया की जाती है उसके विभिन्न चरण होते हैं और उन विभिन्न चरणों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहला, सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है भैया? सीमन कलेक्शन करना रहता है, वीर्य एकत्रित करना रहता है। सीमन कलेक्शन के लिए अपन कृत्रिम योनि का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर नेचुरल मेथड की तरह ही सांड या नर पशु को चढ़ाया जाता है और वो सेक्सुअल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसी समय वो क्या कर देता है भैया? वीर्य का सेचन कर देता है या फिर वीर्य को क्या कर देता है? छोड़ दिया जाता है उसके द्वारा। क्लियर, तो इसमें अपन क्या करते हैं? कृत्रिम योनि में किया जाता है या कृत्रिम योनि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम योनि का तापक्रम भैंस में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जबकि गाय में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कि भैंस में कृत्रिम योनि का या अपन कह दें कि सीमन कलेक्शन के समय जो कृत्रिम योनि का टेम्परेचर रखा जाता है भैंस में 39 डिग्री सेंटीग्रेड और गाय की बात कर लेते हैं तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। अच्छी तरीके से बता सकते हैं। कृत्रिम योनि को 45 डिग्री कोण पर रखकर वीर्य संग्रहण किया जाता है। 45 डिग्री के एंगल पे इसको रखा जाता है और उसके पश्चात इसमें क्या किया जाता है भैया? वीर्य कलेक्शन किया जाता है या अपन कह सकते हैं सीमन कलेक्शन इसमें किया जाता है। अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि अपन सीमन कलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल योनि है और जिसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड कोण पे रखा गया है और उसको रखकर क्या करवाया गया है भैया? सीमन कलेक्शन की क्रिया करवाई गई है, जिससे जो नर पशु है वो सेक्सुअल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वीर्य क्या कर देता है? विस्तार कर देता है। ओके, तो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, वीर्य निस्तारण क्षमता, अगर एक सांड की बात करें तो सांड एक बार में 8 ml, कितना? 8 ml वीर्य का क्या कर देता है? निस्तारण करता है। क्लियर, एक बार में कितना वीर्य कलेक्ट किया जा सकता है एक सांड से? 8 ml। दूसरी बात करें मेढा, मेढा किसको बोला जाता है? नर भेड़ को। किसको बोला जाता है भैया? नर भेड़ को। और एक नर भेड़ के द्वारा या बकरे के द्वारा अपन बात कर लेते हैं तो एक बार में 1 ml कितना किया जाता है भैया? 1 ml सीमन अपन क्या कर सकते हैं? कलेक्शन कर सकते हैं। सुअर की बात करें तो सबसे ज्यादा भैया कितना? 250 ml, कितना? 250 ml, काफी ज्यादा सीमन इसके द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। सॉरी, इससे 25 ml ही होगा, एक बार देख लेंगे, डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। घोड़े द्वारा 70 ml कितना किया जा सकता है? 70 ml एक साथ अपन सीमन कलेक्शन कर सकते हैं। मानव की बात कर लेते हैं तो 3.5 ml सीमन कलेक्शन एक बार में किया जा सकता है। कुत्ते की अगर बात कर लेते हैं तो 12 ml इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? सीमन कलेक्शन किया जा सकता है। तो इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा वीर्य परीक्षण। अब जो सीमन अपन ने ले लिया, उसका कलेक्शन कर लिया, उसका टेस्ट करना भी जरूरी है कि किसी प्रकार का पशु रोगी तो नहीं था और वो रोग कोई जेनेटिकली अगर उसमें डिजीज है और वही डिजीज अगर अपन बात कर लेते हैं इंसेमिनेशन की जो क्रिया करवाएंगे और उस क्रिया के उपरांत मादा पशु को वो बीमार कर सकता है या फिर ग्रसित कर सकता है या फिर उससे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा है उसको ग्रसित कर सकता है, इसलिए उसका क्या किया जाता है? वीर्य परीक्षण किया जाता है। पहला इसमें किया जाता है बीबीसी टेस्ट। कौन सा किया जाता है भैया? ब्रोमिथाइल ब्लू कास्टेसल के टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट की अपन बात करें
तो इससे वीर्य का पीएच एवं शुद्धता का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, वीर्य के पीएच और शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। हल्का सा अम्लीय पीएच रहता है, क्या रहता है, हल्का सा अम्लीय पीएच रहता है। बात कर लेते हैं तो नॉर्मली जो वीर्य होता है उसका पीएच अपन बात कर लेते हैं तो 6.5 से 6.7 के मध्य रहता है। वीर्य का जो पीएच है 6.7 से, वह आपेक्षिक घनत्व की अगर बात कर लेते तो 1.035, भैंस के नर के वीर्य की बात कर लेते तो उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, हल्का सारी होता है, 7.4 होता है। क्लियर। वीर्य में गंध का जो कारण होता है वो एमिन्स होता है, और एमिन्स का जो निर्माण होता है वो वर्षणों में होता है। एमिन्स का निर्माण कहाँ होता है भैया, वर्षणों में होता है, जिसके कारण उसमें विशेष प्रकार की गंध आती। क्लियर। आगे अपन बात करते देखिएगा, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त वीर्य का रंग गाढ़ा क्रीमी होता है। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला सीमन है तो उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा क्रीमी होता है। क्लियर। अब अपन आगे बात करते हैं, दूसरा टेस्ट आ जाता है एमबीआर टेस्ट, मिथाइल ब्लू रेडियोकेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या एवं गतिशीलता परीक्षण किया जाता है। एमबीआर टेस्ट में क्या किया जाता है, शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता का परीक्षण किया जाता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता 40% होना आवश्यक होती है। अगर इससे कम होता है तो अपन बात कर सकते हैं अंडाणु फर्टाइल नहीं होता, एग जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाता। इसलिए मिनिमम अगर गतिशीलता की बात कर लेते हैं, मूवमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो 40% तो शुक्राणुओं का मूवमेंट होना अति आवश्यक होता है। इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे कम हो जाता है तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। या फिर अपन बात कर सकते हैं जो अंडाणु है वो फर्टाइल नहीं हो पाती, या पशु जो मादा पशु है वो गर्भित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा वीर्य का तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है कि कोई गाढ़ा घोल है तो उसको पतला करना, उसको क्या किया जाता है, पतला किया जाता है। और पतला करने के लिए अपन क्या करते हैं भैया, एग योग साइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर अपन साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, तनुकरण हेतु किया जाता है। तनुकरण का मतलब क्या होता है, पतला करना, वीर्य को पतला करना। क्लियर। तो पतला करने के लिए अपन ये क्रिया का इसका प्रयोग किया जाता है, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा वीर्य का भंडारण। अगर सीमन स्टोरेज की बात करें तो कमरे के तापमान पर गर्मी में 4 से 6 घंटे तक अपन क्या कर सकते हैं भैया, स्टोरेज कर सकते हैं। सर्दी में बात करें तो 10 से 12 घंटे तक अपन स्टोरेज कर सकते हैं। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फ्रीजिंग पॉइंट पे, जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है नॉर्मली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां से बर्फ जमना शुरू हो जाती है, अगर उस तापमान पे मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन तक अपन क्या कर सकते हैं भैया, सीमन का स्टोरेज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो लंबे समय तक अगर आपको सीमन को स्टोरेज रखना है तो अपन क्या करते हैं भैया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसमें तरल नाइट्रोजन के अंदर भंडारित किया जा सकता है। आपको पता होगा बॉक्स आता है जो नाइट्रोजन, जिसमें तरल नाइट्रोजन रहती है, और उसके अंदर वो सीमन रखते हैं और उस सीमन का यूज करते हैं जब भी अपने इंसेमिनेशन की क्रिया के लिए, अगर घर पे पशु को गर्भित करवाने के लिए डॉक्टर या कंपाउंडर जो आता है, पशु चिकित्सक की बात कर लेते हैं अपन, तो उसके द्वारा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसको रखा जाता है, सीमन को रखा जाता है। और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते किसके अंदर है, तो वो तरल नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। क्लियर। उसके अंदर अपन सालों तक, कई वर्षों तक उसको क्या किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है। देखो अपन बात करें तो भंडारण के लिए क्रायोकेंजार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, क्रायोकेंजार का प्रयोग किया जाता है। और उस क्रायोकेंजार के अंदर तरल नाइट्रोजन डाली जाती है और उस तरल नाइट्रोजन के अंदर सीमन को रखा जाता है। ओके, 10 से 15 साल तक भंडारित कर सकते हैं। तरल नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपन बात करें तो 10 से 15 साल तक जो सीमन है उसको भंडारित किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है। जमे हुए वीर्य को अनंत काल तक भंडारित कर सकते हैं। अगर वीर्य जम जाता है तो उसको लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक अपन भंडारित कर सकते हैं। चलो, वीर्य का सेचन, वीर्य की मात्रा, कितना वीर्य मिल पाता है तो इसकी बात करें तो 0.5 से 2 ml। रेक्टो कितना इसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी अपन बात करें तो वीर्य सेचन का मतलब होता है कि अपन गर्भित करवाने के लिए, पशु को गर्भित करवाने के लिए अपन को कितने सीमन की आवश्यकता होती है। तो अपन को कितने सीमन की आवश्यकता होती है भैया, 0.5 से 2 ml सीमन की अपन को आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा अपन को सीमन की आवश्यकता नहीं होती। रेक्टोवेजाइनल विधि गाय व भैंस में प्रयोग की जाती है। देखो ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, जिसमें एक हाथ तो पशु चिकित्सक का एक हाथ गुदा में है और दूसरे हाथ से वो योनि में पिचकारी के द्वारा वीर्य सेचन का कार्य कर रहा है, या सीमन का
छोड़ने का कार्य कर रहा है, योनि में सीमेन छोड़ने का कार्य कर रहा है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा है किसमें, गाय और भैंस में, इसी तरीके से किया जाता है। रेक्टोवेजाइनल विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और अपन बात कर लेते हैं कि भेड़ बकरी में, तो भेड़ बकरी में ये रेक्टो स्पेकुलम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेकुलम का प्रयोग किया जाता है। देखिए वेजाइनल स्पेकुलम मेथड के द्वारा भेड़ व बकरी में प्रयोग की जाती है। ये वेजाइनल स्पेकुलम है जिसके द्वारा केवल योनि में एक यंत्र आता है, उसके द्वारा अंदर क्या छोड़ा जाता है, सीमन को छोड़ा जाता है। ये वेजाइनल स्पेकुलम आपको दिखाई दे रहा है, ये डोई है मतलब भेड़ है, यूट्रस है इसका, यूट्रस के अंदर सर्विक्स इंडेक्स फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, और ये हैंड है, यहाँ से पकड़ा गया, और इंसेमिनेशन गन है, एक गन आती है जिसके द्वारा अच्छी तरीके से पिचकारी के द्वारा उसमें छोड़ा जाता है। रेक्टोवेजाइनल उसमें क्यों बोला, क्योंकि उसमें एक हाथ गुदे में रहता है और गुदे में वहां पे जाकर उससे जो जननेंद्रिया उनको छुआ जाता है और वहां तक उसमें जो वीर्य है उसका सेचन की क्रिया की जाती है। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है वेजाइनल स्पेकुलम। अपन बात कर लेते हैं रेक्टोवेजाइनल। तो रेक्टोवेजाइनल विधि ये तो प्रयोग की जाती है अपने गाय भैंस में। किसमें प्रयोग की जाती है भैया, गाय भैंस में। और अपन बात कर लेते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अपने किसमें किया जाता है, भेड़ और बकरी में किया जाता है। ओके, इन दो विधियों के द्वारा अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया करते हैं। अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा पशुओं में प्रजनन प्रबंधन की अगर आगे अपन बात करें तो प्रजनन पद्धतियां, ब्रीडिंग सिस्टम की अगर बात करें कि ब्रीडिंग सिस्टम कैसा होता है, एक अंतर प्रजनन होता है, एक बाह्य प्रजनन होता है, इनब्रीड और आउटब्रीड की अपन बात करते हैं। तो इनब्रीड और आउटब्रीड में देखिएगा अलग अलग प्रकार आते हैं जिसको अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन बात करें इनब्रीड। इनब्रीड होता क्या है ये देखिएगा, प्रजनन की इस विधि में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर व मादा पशुओं के बीच में कराया गया प्रजनन क्या कहलाता है, इनब्रीड कहलाता है। ठीक है, 4 से 6 पीढ़ियों तक संबंधित अगर कोई नर पशु है और मादा पशु है, उनके बीच में अगर कोई क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इनब्रीड बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सम्मान गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु। ये 2 प्रकार का होता है। इनब्रीड की अपन बात कर लेते हैं तो सम्मान गुण अगर अपन बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स जो है वो इक्वल रहे, उसके लिए अगर बात कर लेते हैं तो एक तो होता है संप्रजनन, क्लॉज ब्रीडिंग जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है अंतर्वश प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग की मैं बात करूं तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, इस विधि में नर एवं मादा आपस में निकटतम संबंधी होते हैं, काफी ज्यादा क्लोज की बात कर लेते हैं, जैसे भाई और बहन हो सकता है, पुत्र और माँ हो सकती है, पुत्री और पिता हो सकता है। क्लियर, बताया जा सकता है। तो ये हो जाता है क्लॉज ब्रीडिंग। ठीक है, सम्मान लक्षणों वाले की अपन बात कर लेते हैं। दूसरा आ जाता है भैया अपने वंश प्रजनन की बात कर लेते हैं, लाइन ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो इस विधि में थोड़े दूर के संबंधों के नर एवं मादा के मध्य प्रजनन कराया जाता है, जैसे दादा पोती हो गया, चचेरा भाई और चचेरी बहन होगी। ठीक है, तो इसको अंतर्वंश प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है। भाई थोड़ी सी दूरी बना दी जाती है। ठीक है, वंश में क्या बना दी जाती है, थोड़ी सी दूरी बना दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा भाई प्रजनन आउट ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रजनन की इस विधि में असंबंधित नर, किसी प्रकार का उससे कोई संबंध नहीं होता, वह मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता, दूर दराज तक उनका किसी प्रकार का 5-6 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं होता, उनके बीच में क्या करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है। इससे नवीन गुणों वाले नई नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं आउट ब्रीडिंग के द्वारा। अगर आपको पूछे नई नस्लें या नए गुणों वाले पशु या नई गुण वाली नस्ल तैयार करने के लिए कौन सा क्रॉस करवाया जाता है, तो आउटब्रीड क्रॉस करवाया जाता है। और समान गुणों वाले की अगर अपन बात कर लेते हैं तो उसके लिए इनब्रीड क्रॉस करवाया जाता है। ओके, बताया जा सकता है। इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हो गया आउट क्रॉसिंग, भिन्न संकरण की बात कर लेते हैं, दूसरा क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप हो गया, तीसरा प्रसंस्करण हो गया, और चौथा क्या हो गया, संकरण हो गया, प्रसंकरण और संकरण। देखो एक एक की बात कर लेते हैं। पहला आता है आउट क्रॉसिंग। इस विधि में एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के बीच प्रजनन करवाया जाता है। ओके, गिरी हुई नस्ल को सुधारने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जिस नस्ल का प्रोडक्शन कम हो जाता है या डाउन हो जाता है उसको अप करने के लिए इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अपन अच्छी तरीके से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप की बात करें तो इसमें शुद्ध नस्ल वाले सांड को अशुद्ध नस्ल की गाय के साथ प्रजनन करवाया जाता है। इस प्रजनन से उत्पन्न मादा संतति का प्रजनन पुनः
पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांडों से करवाते हैं, जिससे उसमें अपग्रेडिंग हो जाता है, मतलब उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, इससे 6 से 7 पीढ़ियों में अशुद्ध पशुओं का समूह शुद्ध पशुओं के समान गुणों वाला हो जाता है। इससे 6 से 7 पीढ़ियों में अशुद्ध पशु का समूह शुद्ध पशुओं के समान गुणों वाला हो जाता है। मैंने क्या कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें शुद्ध नस्ल के सांडों से संकरण की क्रिया करवाई जाती है, जिससे उनका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। ओके। इससे प्रथम पीढ़ी में 50% गुण तथा 6 से 7 पीढ़ी तक 99.99% गुण शुद्ध नस्ल के सांड के आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इस प्रकार के संकरण में विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है। क्लियर। इस प्रकार के संकरण में क्या किया जाता है, विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, जैसे घोड़े और गधे में, और घोड़े और गधे से क्या बनाया जाता है, खच्चर बनाया जाता है। क्लियर। बता सकते हैं आराम से। देखो, इसमें अपन बात करें तो जैसे खच्चर की बात करें तो खच्चर का संकरण जो घोड़ा और गधे के संकरण से किसका निर्माण होता है, खच्चर का निर्माण होता है। हिन्नी गधी और घोड़े का संकरण, गधी और घोड़े का संकरण होगा। गधे ये तो है, खच्चर की बात करें तो गधे और घोड़ी का, गधे और घोड़ी का है। और हिन्नी की बात करें तो गधी और घोड़े का संकरण है। क्लियर। केटलो की बात कर ले तो अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा का संकरण है। क्लियर। हिसारडेल भेड़ की बात करें तो मेरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ का संकरण करवाया गया। क्लियर। बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। इस विधि में नर व मादा अलग अलग नस्ल के होते हैं, जैसे गाय की एक नस्ल है ब्राउन स्विस और दूसरी है साहिवाल। इन दोनों के संकरण से किसका निर्माण होता है, करण स्विस नई नस्ल उत्पन्न की जा सकती है। ओके। तो ब्राउन स्विस और साहिवाल की बात कर लेते हैं तो इससे किसका निर्माण हुआ है, करण स्विस का निर्माण हुआ है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहा जा सकता है। क्लियर। तो आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग को अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। आगे देखो, संकरण के भी निम्न प्रकार होते हैं। अगर क्रॉस ब्रीडिंग की अपन बात करें तो उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला क्रिस क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग, अल्टरनेट क्रॉसिंग। इस विधि में दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन एकांतर रूप में करवाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन एकांतर रूप में करवाते हैं। क्लियर। दूसरा आता है त्रिसंकर, ट्रिपल क्रॉसिंग। इसके में एक साथ 3 या इससे अधिक विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन करवाया जाता है। फिर आ जाता है टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं तो इस विधि में मादा को अपनी ही वंशावली के अंतिम सांड से मिलाया जाता है। ठीक है, उनमें समागम की क्रिया करवाई जाती है। देखिएगा, पहला त्रिसंकरण ट्रिपल क्रॉसिंग की बात करें तो इसमें एक साथ 3 या इससे अधिक विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन करवाया जाता है, आपस में क्रॉस करवाया जाता है। चरम संकरण की बात कर लेते हैं, टॉप क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं तो इस विधि में मादा को अपनी ही वंशावली, सेम वंशावली रहेगी और उस वंशावली के अंतिम सांड से समागम या अपन बात कर लेते हैं तो क्रॉसिंग की क्रिया करवाई जाती है। आगे पर बात करें पितृ संकरण, बैक क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं तो इस विधि में दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं से सहवास करवाया जाता है तथा इस सहवास के बाद जो संतति पैदा होती है उसका सहवास पुनः शुद्ध पितृक से करवाया जाता है। ठीक है भाई, जो इनका बाप था उसी से वापस क्या करवाया जाता है, उसमें संकरण करवाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बैक क्रॉसिंग या पितृ संकरण कहा जाता है। जो उत्पन्न संतति है उसका संकरण उसके पिता से वापस करवाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशु में गर्भाधान का उपयुक्त समय। कब पशु में गर्भाधान का करवाना चाहिए और कौन सा समय उसके लिए उचित रहता है। क्लियर। तो अपन बात करें मध्य में आने के 12 घंटे पश्चात पशु को गर्भित कराना चाहिए। जब पशु हीट में आ जाता है, गर्मी में आ जाता है, तो उसके 12 घंटे पश्चात उसको क्या करवाना चाहिए, गर्भित करवाना चाहिए या क्रॉसिंग की उसमें क्रिया करवानी चाहिए, या अपन बात कर लेते तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनाना चाहिए। गाय के जनन अंग में अंडे के जीवित रहने की अवधि जो होती है वो 120 घंटे होती है। कितने घंटे तक गाय के अपन बात कर लेते हैं तो जो जननांग है या योनि में जो अपन बात कर लेते हैं जो अंडाणु है या जो अंडा है उसकी जो अवधि है वो कितने दिन तक की होती है, 120 घंटे तक की होती है। क्लियर। बताया जा सकता है। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि अपन बात कर लेते हैं कि जनन अंगों में जाने के पश्चात जो शुक्राणुओं की जीवन अवधि है वो कितनी होती है, 24 से 30 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा
गाय के जनन अंग में शुक्राणुओं की विकास अवधि कितनी होती है? 6 घंटे तक। उनमें अगर डेवलपमेंट होता है तो वो 6 घंटे तक और हो सकता है। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं पशु में गर्भधारण की जांच। पशु में गर्भधारण की जांच की बात कर लेते हैं। तो देखो, गाय भैंस को ब्याने के बाद 3 माह के अंदर गर्भित करा देना चाहिए। पशु गर्भित हो गया, पशु ने बच्चा भी दे दिया, उसके तुरंत 3 महीने बाद वापस पशु को क्या करवा दिया जाता है? गर्भित करवा दिया जाता है। यदि मादा गर्भाधान के 19 से 21 दिन पश्चात वापस मध्य में नहीं आती है, अगर अपन बात कर लेते हैं तो मादा गर्भाधान के 19 से 21 दिन बाद वापस अगर मध्य में नहीं आती है, तब गर्भ ठहरने की संभावना बनती है। अर्थात अगर वो वापस हीट में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि मादा में गर्भ ठहरने की संभावना काफी ज्यादा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशुओं में गर्भधारण की जांच रेक्टम पाल्पेशन मेथड के द्वारा की जाती है। ठीक है, रेक्टम पाल्पेशन में क्या किया जाता है? गुदा में हाथ डालकर महसूस किया जाता है कि अंदर किसी बच्चे का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर। द्वारा गर्भधारण के 60 दिन पश्चात करते हैं। ओके, जो रेक्टम पाल्पेशन विधि में 60 दिन पश्चात गर्भधारण करवाने के 60 दिन पश्चात क्या की जाती है? गर्भधारण की जांच की जाती है। गाय ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर ही गर्भधारण कर लेती है। भाई गाय ने बछड़ा दे दिया, बछड़ा देने के पश्चात 60 से 90 दिन में वापस गर्भधारण कर लेती है। नर पशु का मुख्य प्रजनन अंग होता है वर्षण। क्या होता है भैया? वर्षण होता है। नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छी तरीके से आप देख लेना। ठीक है, नर पशु का मुख्य प्रजनन अंग क्या है? वर्षण है, और नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन जो है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मादा पशु का मुख्य जो प्रजनन अंग है वो कौन सा? अंडाशय या डिम्ड ग्रंथियां जिनको कहा जा सकता है। ओके, मादा पशु का मुख्य प्रजनन जो हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। नर पशु का टेस्टोस्टेरोन और मादा पशु का कौन सा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास गर्भाशय यूट्रस में होता है। किस में होता है भैया? भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय या यूट्रस में होता है। प्रसव के पश्चात 6 से 8 घंटे के अंदर जेर प्लेसेंटा गिर जानी चाहिए। कहने का मतलब बात कर लेते हैं तो जो प्लेसेंटा है जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है वो प्रजनन के पश्चात या प्रसव के 6 से 8 घंटे पश्चात गिर जाना चाहिए। क्लियर। मध्यकाल। अब दूसरी अपन बात कर लेते हैं हीटिंग पीरियड। देखो ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले भी अपन ने एक वीडियो में इनको देख लिया था, फिर भी एक बार अपन वापस देख लेते हैं। हीट पीरियड की बात कर लेते हैं, एस्ट्रस पीरियड की बात कर लेते हैं। तो वह अवस्था जिसमें मादा पशु संभोग का काफी ज्यादा इच्छुक होता है। ठीक है, व्यवस्था जिसमें मादा पशु संभोग का काफी ज्यादा इच्छुक होता है। इसे हीट में आना, गर्मी में आना, ताव में आना या पाली में आना भी कहा जाता है। ओके, ये अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। मध्यकाल की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है अगेती अवस्था जो 0 से 8 घंटे तक होती है। दूसरी होती है मध्य या स्थिर अवस्था जो 8 से 18 घंटे तक होती है। तीसरी होती है पश्य अवस्था जो 18 से 24 घंटे तक होती है। ये 3 अवस्थाएं होती है किसकी? मध्यकाल की। क्लियर बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अपन बता देते हैं, जब पशु जवान हो जाता है या प्रजनन योग्य हो जाता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? यौनारंभ अवस्था या प्यूबर्टी कहा जाता है। ये चीजें अपन ने जनरल टर्मिनोलॉजी में पहले भी आपको अच्छी तरीके से समझा दी थी। फिर भी देख लीजिएगा, पशु के जीवन काल की वह अवस्था जिसमें उसके प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं या अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है और अंडाणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, या जो नर पशु होती है उसमें शुक्राणु निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? यौनारंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है। अलग अलग पशुओं में जो प्यूबर्टी होती है वो अलग अलग स्टेज पे होती है। किसी में 2 वर्ष में हो गई, किसी में 3 वर्ष में हो गई, किसी में 12 माह में हो जाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से टेबल के द्वारा पहले भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्यचक्र। हीट साइकिल की बात कर लेते हैं, एस्टर साइकिल की बात कर लेते हैं। तो 2 मध्यकालों के मध्य की जो शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? मध्यचक्र कहा जाता है। ये अवधि है जिसमें पशु गर्भ धारण कर भ्रूण के विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। देखिएगा, 2 मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्यचक्र कहा जाता है। ओके, एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। यह वह अवधि है जिसमें पशु गर्भ धारण कर भ्रूण के विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ओके, बताया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गर्भकाल। जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो किसी पशु के ज्ञाबिन होने से बच्चा देने तक के बीच की जो अवधि होती है, पशु गर्भित हो गया और गर्भित होने के बाद प्रसव उपरांत जो उसमें समय लग रहा है उसको क्या बोला जाता है? गर्भकाल बोला जाता है। अर्थात जितने दिन मादा पशु के पेट में बछड़ा रहता है उस काल को अपन क्या कह सकते हैं? गर्भकाल कह सकते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहा जा सकता है। क्लियर। साइलेंट हीट की बात करें, वह अवस्था जिसमें
पशु मद के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, और ये ज्यादातर किस में होता है, अपने भैंस में होता है। भैंस ज्यादातर मद के जो लक्षण है वो प्रकट नहीं कर पाता है। क्लियर। शुष्क काल, ड्राई पीरियड, ये ड्राई पीरियड अपन ने बता दिया कि जब अपन दूध या किसी प्रकार का उत्पाद पशु से ग्रहण नहीं करते हैं उसको क्या बोला जाता है भैया, ड्राई पीरियड बोला जाता है, अर्थात पशु से दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। प्रसव के पूरे की विश्राम अवस्था, जब गाभीन एवं दुधारू पशु का दूध सुखा दिया जाता है। उपयुक्त अवधि होती है 60 से 90 दिन। ब्याने के 60 से 90 दिन पहले पशु का दूध निकालना क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ओके। दूसरा, दुग्ध सुखाने की विधियां। पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद कर देना चाहिए, अनियमित दुग्ध दोहन करना चाहिए, अपूर्ण दुग्ध दोहन करना चाहिए, आहार की मात्रा कम या बंद कर देनी चाहिए। पशु में 2 ब्यात के बीच का अंतराल, गाय 12 माह है, भैंस में 15 माह होता है। कितना होता है, पशु में 2 ब्यात के बीच का जो अंतराल होता है वो गाय में 12 माह का होता है और भैंस में 15 महीने का होता है। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, चलो ये अपना आज जो विभिन्न प्रकार के प्रजनन जो प्रबंधन था वो अपन ने अच्छी तरीके से देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में और जो क्रियाएं बच गई है उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को आप अपने जो लिंक है वो शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।